वेलकम बैक गाइस। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेजरी ऑफ नॉलेज में। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन जीके और एचपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग। ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, आप लोगों को काफ़ी सहायता मिलेगी इन प्रश्न से पेपर में, एंट्रांस में। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो अपने पहले प्रश्न से। आज का आपका पहला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पेपर में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। अवार्ड्स से क्वेश्चन, तो अवार्ड्स को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। इस सेक्शन को एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिल जाता है पेपर में देखने को, एंट्रांस टेस्ट में देखने को। तो इसका जो सबसे पहले सही आंसर है वो है कोच को दिया जाता है। कौन सा? द्रोणाचार्य पुरस्कार की मैं बात कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं इसको। यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ, आप लोग इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, पेपर में ये प्रश्न जरूर आता है अवार्ड से। अच्छा, इसके बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि द्रोणाचार्य अवार्ड तो दिया जाता है कोच को, लेकिन जो ऑप्शन ए है आप लोग देख पा रहे होंगे, जो खिलाड़ी है इनको कौन सा अवार्ड दिया जाता है? एक तो दिया जाता है इन्हें अर्जुन अवार्ड। अच्छा, अर्जुन अवार्ड से का क्वेश्चन आता है। प्रश्न इस प्रकार से आएगा कि अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है, तो ऑप्शन आएंगे आपको, खिलाड़ियों को दिया जाता है, प्रशिक्षक को दिया जाता है, या किसी संस्थान को दिया जाता है। तो किसको दिया जाता है? अर्जुन अवार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, खिलाड़ियों को दिया जाता है। ऑप्शन ए में आप लोग देख पा रहे होंगे। अच्छा, खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है। पहले अर्जुन अवार्ड कब शुरू हुए थे, पेपर में प्रश्न बन जाता है। अर्जुन अवार्ड 1961 से शुरू हुए हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। अर्जुन अवार्ड जो वो 1961 से शुरू हुए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में एचपी बीएड एंट्रांस एग्जाम में प्रश्न बनता है यहाँ से। यहाँ मैं जितने भी 360 डिग्री क्वेश्चन को जो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, चेक करेंगे हम इसको। तो यहाँ से पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, घुमा के बनते हैं। कभी द्रोणाचार्य पूछ लिया जाता है, कभी अर्जुन अवार्ड पूछ लिया जाता है, या ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि अर्जुन अवार्ड कब देने शुरू किए थे। अच्छा, दूसरा अवार्ड जो है खिलाड़ियों को ही कौन सा दिया जाता है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया जाता है? खिलाड़ियों को ही दिया जाता है। पेपर में प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा दिया जाता है, तो कौन सा दिया जाता है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। दूसरे नंबर पर कौन है? अर्जुन अवार्ड है। और जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? पेपर में प्रश्न बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूँगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का अवार्ड का नाम जो है बदल कर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और कब किया गया? 2021 में किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में प्रश्न बन सकता है। और ये हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है। और बात करें कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार वैसे जनरली कब से शुरू हुए थे, तो ये हुए थे 1991 से। कब से शुरू हुए थे? 1991 से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है ये भी, कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जिसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, ये कब शुरू हुए थे? तो 1991 में शुरू हुए थे। और इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कब किया गया है? 2021 में किया गया है। और पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला खिलाड़ी कौन था? विश्वनाथन आनंद। कौन थे? विश्वनाथन आनंद। और जो चेस जो खेल होता है उससे बिलोंग करते थे। 1991 में ही इन्हें पहली बार जो है 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। अब आप पूछेंगे कि सर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2023 का जो है, माफ़ी चाहूँगा 2022 का किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है अचंता शरत कमल को। किसको दिया गया है? अचंता शरत कमल को। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अचंता शरत कमल जो है इनको दिया गया है कौन सा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। इस प्रश्न को आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा। किसको दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 का अचंता शरत कमल को दिया गया है। और ये किस खेल से बिलोंग करते हैं? टेबल टेनिस से बिलोंग करते हैं। अचंता शरत कमल जो वो टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। पेपर में प्रश्न बन सकता है कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2022 अचंता शरत कमल किस खेल से संबंधित है, तो किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित है। अगर हम बात करें 2021 की, नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय आ सकता है पेपर में प्रश्न, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेकर आए हैं नीरज चोपड़ा। इंडिविजुअल जेवलिन थ्रोअर है ये, और भाला फेंक में जो है गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। और नीरज चोपड़ा का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2021 में इन्हें क्या मिला है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला। कब मिला? 2021 में। और ये जो बात कर रहा हूँ अचंता शरत कमल की, इन्हें मिला 2022 में। पेपर में पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि 2021 का नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि नाम इंपॉर्टेंट है खेल जगत में, तो पूछा जा सकता है। 2021 में जो है क्या मिला है? नीरज चोपड़ा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है नीरज चोपड़ा को, ध्यान रखेंगे ये नाम भी। यहाँ से पेपर में जरूर प्रश्न बनते हैं। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी यहाँ पर मिल गई होगी।
और ये जितने भी मैंने प्रश्न बताया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आने की काफ़ी एक्सपेक्टेशन है मुझे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नाथुला पास डैश राज्य में है। नाथुला पास, ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। जो राष्ट्रीय स्तर के जो पासेस है अलग अलग स्टेट्स में, ये यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है। तो इसका जो सही आंसर था नाथुला पास है आपका सिक्किम में। सिक्किम राज्य में जो है वो नाथुला पास है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं इसको। बाकी पासेस की भी अगर हम बात करें, जैसे कि वैसे तो ये जो नाथुला पास है ये इंडो तिब्बत बॉर्डर के बीच में है, मतलब इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर पर है नाथुला पास। सिक्किम स्ट्रैटेजिकली इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पास है, इसलिए पेपर में पूछा जाता है। और अगर हम बात करें, एक और आता है बोमीडिला दर्रा कहाँ है। बोमीडिला दर्रा कहाँ है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। और ये है आपका, अभी जाऊँगा यहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है बोमडिला दर्रा, कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। अरुणाचल प्रदेश में है, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में ये भी पूछा जाता है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, ऑप्शन सी में आप लोग देख पा रहे होंगे। जम्मू कश्मीर का कौन सा पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है जोजिला दर्रा, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन सी में आप लोग देख पा रहे होंगे। एक पूछा जाता है बनिहाल दर्रा, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कराकोरम दर्रा, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। तो ये कुछ एक राज्य के जो इम्पोर्टेंट दर्रे थे और HPBED एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें ऑप्शन डी उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के कौन कौन से है, एक है आपका लिपुलेखा दर्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देता हूँ। लिपुलेखा दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में है। और नीति दर्रा, ये दो दर्रे जो है उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट है, HPBED एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सबको आप लोग नोट कर लेंगे। उम्मीद है यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रोहतांग पास की ऊंचाई कितनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक तो ऊंचाई से ही प्रश्न आ जाता है HPBED एंट्रेंस एग्जाम में। तो 3979 मीटर जो है इसकी हाइट है रोहतांग दर्रे की। और ये पास जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रोहतांग पास पर वही जो है आपकी अटल टनल बनाई गई है, तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से भी हम कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि रोहतांग पास जो है वो कौन सी श्रेणी में है, कौन सी पर्वत श्रेणी में है, तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में पड़ता है रोहतांग पास। दूसरा प्रश्न बनता है कि रोहतांग पास किसको जोड़ता है, रोहतांग पास जोड़ता है आपका कुल्लू को लाहौल से। तो ऑप्शन में स्पेसिफिक जगह याद रखनी है कि लाहौल से ही जोड़ता है, ऐसा भी आ सकता है कि कुल्लू को स्पीति से, लेकिन नहीं, कुल्लू को लाहौल से जोड़ता है रोहतांग पास। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा। यहाँ से भी मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब आप पूछेंगे सर अटल टनल से क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये तो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, ये वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल मतलब राजमार्ग सुरंग, दुनिया की सबसे लंबी जो है राजमार्ग सुरंग कौन सी है, अटल टनल है। और ये कितने किलोमीटर लंबी है, अटल टनल की मैं बात कर रहा हूँ, 9.02 किलोमीटर लंबी है ये, इसको आप नोट रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेगा। और साथ ही जो अटल टनल है इसको किसने बनवाया है, इसको बनाया है BRO ने, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है कि अटल टनल का निर्माण किसने किया है, तो BRO ने किया है। आप लोग पूछेंगे सर BRO क्या है, BRO है आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये आर्मी की एक ऑर्गेनाइजेशन है। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं, ये मेजरली जो आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ में जो भी ज़िले हैं उनके जो रोड को वो बनाती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो उम्मीद है आप लोग नोट रखेंगे। एक तो ये कुल्लू को लाहौल से जोड़ता है, दूसरा इसकी लंबाई अटल टनल की 9.02 किलोमीटर है, माफ़ी चाहूँगा। और ये दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है, राजमार्ग टनल है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में ये रोहतांग पास पड़ता है। रोहतांग पास से ही भृगु झील से जो ब्यास कुंड से क्या निकलती है, ब्यास नदी निकलती है, आप लोगों को ये भी पता होगा। और रोहतांग पास को और किस नाम से जाना जाता है, भृगुतुंग दर्रे से जाना जाता है, भृगुतुंग दर्रे से, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। यहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ जानकारी दे दी है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। GDP में शामिल है, GDP में सबसे पहले GDP की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है पेपर में, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, घरेलू सकल उत्पाद हिंदी में इसको कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से शामिल है, प्रति इकाई बाजार मूल्य, पर यूनिट मार्केट प्राइस, ऑप्शन बी है वस्तुओं का सकल उत्पादन, ग्रोस आउटपुट ऑफ गुड्स, और सी है सर्विसेज, और डी है उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है इसमें शामिल होती है GDP में, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ये सभी शामिल है। तो ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन था,
उम्मीद है आप लोग इसको भी समझ गए होंगे, पेपर में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध मरुस्थल गोबी कहाँ है? गोबी जो डेजर्ट है ये कहाँ है? तो ये है आपका मंगोलिया में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। वैसे अगर मैं बात करूं तो ये पड़ता है उत्तरी चाइना और दक्षिणी मंगोलिया के बीच में। मान लेते हैं ये यहाँ पर हमारा प्यारा भारत है, ये ऐसे करके जम्मू कश्मीर वाला जोन, और यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं कि ये है चाइना, और इसके साथ में ही बीच में लैंड लॉक कंट्री है ये मंगोलिया, चाइना के ऊपर। और यहाँ पर जो है वो क्या पड़ता है आपका, गोबी डेजर्ट पड़ता है मंगोलिया और चाइना के बीच में। ये चाइना है, ये मंगोलिया है और ये इंडिया है। उम्मीद है आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा जियोग्राफिकली नोट कर पा रहे होंगे। इतने सही से तो नहीं बना है, लेकिन कोशिश माइंड में एक इमेज बनी रहनी चाहिए। यहाँ पर चाइना है, ये मंगोलिया है। चाइना के देख सकते हैं आप उत्तरी में यहाँ पर जो है क्या है, गोबी डेजर्ट है, और मंगोलिया के जो है साउथ में गोबी डेजर्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी डेजर्ट्स की भी हम बात कर लेते हैं इस यहीं पर, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो है आपका सहारा मरुस्थल। कौन सा? सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और ये कौन से कॉन्टिनेंट में है? पेपर में पूछा जाता है कि सहारा मरुस्थल जो वो कौन से कॉन्टिनेंट में है, महाद्वीप में है। तो कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। सहारा मरुस्थल की मैं अभी बात कर रहा हूँ। सहारा मरुस्थल जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में है। आप लोग इसको नोट रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा जाता है। भारत में कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल है। इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया में कौन सा है? थार मरुस्थल है इंडिया में, हमारे प्यारे भारत में। इंडिया में कहाँ? राजस्थान वाले जोन में थार मरुस्थल है। एक और प्रश्न आता है जो ऑप्शन डी में आप लोग देख पा रहे होंगे, बोत्सवाना जो लिखा है। बोत्सवाना में कौन सा मरुस्थल है? बोत्सवाना में है आपका कालाहारी मरुस्थल। ये भी पूछा जाता है कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? बोत्सवाना में ही है, और ये अफ्रीका में ही पड़ती है कंट्री, और ये पड़ती है आपकी साउथ में। और जो मैंने अभी बताई आपको सहारा मरुस्थल, ये अफ्रीका के नॉर्थ जोन में पड़ता है। तो उम्मीद है यहाँ पर जियोग्राफिकली आप लोगों को काफ़ी कुछ पता चल गया होगा, और यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूँगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री को किसने बनाया था? सबसे पहले ये कीर्ति स्तंभ नहीं है, इसको आप काट लीजिएगा, कीर्ति स्तंभ नहीं है, ये टावर ऑफ विक्ट्री ही पूछा गया है, विजय स्तंभ जिसको कहते हैं। तो इसको बनाया था राणा कुंभा ने। किसने बनाया था? राणा कुंभा ने। ऑप्शन सी में आप लोग देख पा रहे होंगे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ किसने बनाया था? राणा कुंभा ने बनाया था। जो ये कीर्ति स्तंभ पूछा जा रहा है ये किसी और ने ही बनाया है, व्यापारी था एक, उसने बनवाया है। लेकिन टावर ऑफ विक्ट्री इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। अच्छा, ये है कौन से राज्य में? भारत के किस राज्य में है राणा कुंभा ने जो ये विक्ट्री ऑफ टावर बनाया है? ये है आपका राजस्थान स्टेट में। कौन से? राजस्थान जिले में है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोवा को सबसे पहले अपना उपनिवेश किसने बनाया था? तो किसने बनाया था अपनी कॉलोनी? गोवा की बात की जा रही है। तो गोवा को आप लोगों को बताइए, पुर्तगालियों ने, जो ऑप्शन ई पोर्चुगीज इसका सही आंसर होगा। क्या होता है कि 1498 में जो है वास्को डी गामा समुद्री रास्ते से जो है भारत की खोज करता है। कौन? 1498 में वास्को डी गामा, और ये एक पोर्चुगीज होता है, मतलब पुर्तगाली होता है, जो भारत की खोज करता है। 1498 की बात की जा रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा भी जाता है ऐसा। और 1510 से लेकर जो है 1961 तक, काफ़ी लंबा समय है ये, 1961 तक जो है गोवा जो है पुर्तगालियों के अधीन रहता है, पुर्तगालियों के अधीन रहता है। और आज़ादी के 1947 जब हमारा देश आज़ाद होता है उसके 14 साल बाद तक भी जो है गोवा पुर्तगालियों के ही अधीन रहता है। और ये प्रश्न पेपर में पूछा भी जाता है। और 19 दिसंबर, ये डेट भी याद रखेंगे, गोवा कब आज़ाद हुआ था। पेपर में प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि 19 दिसंबर 1961 को जो है गोवा आज़ाद किया जाता है भारतीय सेनाओं द्वारा। कब? 19 दिसंबर 1961। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, पेपर में पूछी जाती है, आप लोग नोट रखेंगे। और 1987 में जो है गोवा को, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 1987 को जो गोवा को क्या बनाया जाता है? भारत का 25वां राज्य बनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में प्रश्न बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर एक और प्रश्न बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं थोड़ी सी एक क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर स्क्रीन को पहले। जो पेपर में प्रश्न बनता है कि भारत में सबसे पहले कौन आए, तो भारत में सबसे पहले कौन आए, इसकी मैं एक छोटी सी आपको ट्रिक शेयर कर देता हूँ। PDAF से याद रखना है आपने, PDF से रखना है और A बीच में लगा देना है। सबसे पहले आपके पोर्चुगीज आए, मतलब पुर्तगाली, D से है डच, और A से है अंग्रेज, और F से है फ्रेंच, मतलब फ्रांसीसी।
तो इस प्रकार का ये सीक्वेंस रहता है। सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आया था आपका पुर्तगाली आए हुए हैं सबसे पहले, दूसरे नंबर पे आए हैं आपके डच, और तीसरे भारत में विदेशी जो आए हुए हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तीसरे पे आए हैं आपके अंग्रेज 1600 ईस्वी में, और चौथे पे आए हैं आपके फ्रेंच। और ऐसा भी प्रश्न आता है कि आखिरी में कौन आया था विदेशी, जो आखिरी में भारत में व्यापार करने के लिए कौन आए थे? फ्रेंच आए थे, मतलब फ्रांसीसी आए थे। और ऐसा पूछा जाए कि भारत में व्यापार करने वाले विदेशी सबसे पहले कौन आया था जिन्होंने भारत में एंट्री की थी? पोर्चुगीज आए थे। पुर्तगाली मैंने बता दिया 1498 में समुद्री रास्ते की खोज करता है वास्को डी गामा भारत की। और यहाँ से यही प्रश्न बनते हैं। उम्मीद है काफ़ी कुछ नोट कर लिया होगा, काफ़ी कुछ बता भी दिया है मैंने। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग नोट रखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो है ऑप्शन बी, गोदावरी। गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। और ऐसा पूछा जाए कि बूढ़ी गंगा किसको कहा जाता है, तो वो भी गोदावरी को ही कहा जाता है। और अगर ऐसा पूछा जाए कि दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, तो वो भी गोदावरी को कहा जाता है। देखो, अगर ऐसा पूछा जाए कि दक्षिण भारत की गंगा, पूरा सेंटेंस को आप सही से नोट कर लेंगे, दक्षिण भारत की गंगा पूछा जाए तो वो कहा जाता है कावेरी नदी को। अगर पूछा जाए दक्षिण गंगा, सिर्फ दक्षिण गंगा, तो वो कहा जाता है आपका गोदावरी को। कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ से पेपर में प्रश्न बनता है, इसलिए मैं थोड़ा जोर डाल के ही बोल रहा हूँ। अच्छा, गोदावरी का जो ओरिजिन है, जो निकलती है, वो गोदावरी कहाँ से निकलती है? नासिक के पास में से निकलती है। आप लोग पूछेंगे नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में है, जहाँ पर कुंभ मेला भी लगता है, आप लोगों को पता ही होगा। नासिक से, और नासिक के पास से एक जगह है, वहाँ से निकलती है गोदावरी, महाराष्ट्र में। ऐसे ही अगर आप लोगों को थोड़ा सा ज्योग्राफिकली याद रखना है तो पेपर में वैसे कम ही पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी जानकारी अगर ज़्यादा होगी तो कंसेप्ट को ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं हम, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में ही बताता हूँ। अगर हम बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, HPBED एंट्रेंस एग्जाम में पूछा भी जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। और अगर हम बात करें महानदी की, महानदी से कौन सा प्रश्न आता है? महानदी से प्रश्न आता है आपका, महानदी कौन से जिले से जो है बहती है? भारत के कौन से राज्य में बहती है? माफ़ी चाहूँगा, जिला नहीं, कौन से राज्य से बहती है? तो ये मेजरली बहती है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है। अच्छा, यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि दुनिया का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध, वो कौन सी नदी पर है? तो महानदी पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं इसको, नोट जरूर कर लीजिएगा। दुनिया का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध कहाँ पर है? उड़ीसा में है, महानदी पर बना है। कौन से राज्य में है? ऐसा भी पूछा जाता है कि हीराकुंड बांध जो है वो कौन से राज्य में है? तो कौन से राज्य में है? उड़ीसा में है। ऐसा भी पूछा जाता है कि हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बना है? महानदी पर बना है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप लोग पूछेंगे कि हीराकुंड बांध जो कितना लंबा है, तो कितना लंबा है? 4.8 किलोमीटर लंबा है। अब आप लोग बोलेंगे कि सर 4.8 किलोमीटर इज नॉट टू मच लॉन्ग। अरे ये लंबा है, लंबा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वैसे लंबाई नहीं बोली जा रही है। मतलब मान लेते हैं कि ये जो है यहाँ पर जो एक वॉल लगाई होती है, जैसे मान लो यहाँ पर पानी आ रहा है ऐसे करके, और ये वॉल लगाई है, और ये बॉल जो है ना, ये जो दीवार लगाई हुई है पानी को रोकने के लिए, यही जो है वो 4.8 किलोमीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 4.8 किलोमीटर लंबी है, लगभग 5 किलोमीटर लंबी है। ये दीवार ही, जो वॉल जो लगाई हुई है पानी को रोकने के लिए, 4.8 किलोमीटर लंबी है, इसलिए जो है ये दुनिया का सबसे लंबा बांध है। तो उम्मीद है आप लोग नोट रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी कुछ बता भी दिया है मैंने। और अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, कावेरी नदी की, कावेरी नदी जो है वो कर्नाटका में बहती है। ब्रह्मगिरी और वेस्टर्न घाट जो है, दक्षिण घाट जो है, वहाँ से ये निकलती है। और यहाँ से यही प्रश्न बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा भी जाता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी। भारत के सर्वाधिक भाग पर कौन से किस्म की मिट्टी पाई जाती है? तो मिट्टी से भी एक प्रश्न बनता है, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है HPBED एंट्रेंस एग्जाम के लिए। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं। तो भारत के जो सर्वाधिक भाग है, मतलब कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसमें पाई जाती है एल्यूवियल सॉइल, कहरिए मिट्टी जिसको कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। कहरिए मिट्टी जो है वो पाई जाती है भारत के सर्वाधिक भाग में। और अगर हम बात करें ये कौन से, जैसे गंगा के जो मैदान है मेजरली, और आप लोगों को पता है भारत में ज़्यादातर जो एरिया है वो कौन कवर करता है? गंगा जो नदी तंत्र है, और गंगा के जो मैदान है वहाँ पर ये कहरिए मिट्टी जो है पाई जाती है, एल्यूवियल सॉइल जो है।
और ब्रह्मपुत्र के जो बेसिन्स है उनमें भी जो है यही सेम सॉइल पाई जाती है, इसलिए भारत में सबसे ज़्यादा किस्म की कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कहरिय मिट्टी पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, नोट रखेंगे। अगर हम बात करें काली मिट्टी की, मैं पहले भी बताता रहता हूँ, आज फिर से बता देता हूँ। काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो साउथ वाले आपके राज्य है जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और ऐसे ऐसे यहाँ पर जो है ज़्यादातर काली मिट्टी पाई जाती है। पेपर में प्रश्न इस प्रकार से आता है कि कपास की खेती के लिए इनमें से कौन सी मिट्टी जो ज़्यादा उपजाऊ होती है, तो कौन सी होती है, काली मिट्टी होती है। ऑप्शन ए में आप लोग देख पा रहे होंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं डिटेल में थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू की स्थापना किसने की थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। मदन मोहन मालवीय द्वारा जो है बीएचयू की स्थापना की गई है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, और कब की गई है? 1916 में की गई है, 1916 में। 1916 में जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, डेट भी पूछी जा सकती है। और 1916 से एक और याद आ रहा होगा आप लोगों को, होम रूल लीग, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, तो सेम डेट होती है तो को रिलेट करके याद रखना आसान होता है। ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। क्या बताया मैंने? होम रूल लीग कब आया था? 1916 में आया था। किसने शुरू किया था? एक नाम आता है बाल गंगाधर तिलक का और दूसरा आता है एनी बेसेंट का। अगर हम बात करें जेएनयू की, जेएनयू भी पूछी जा सकती है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली में, सबसे पहले तो ये दिल्ली में है, और ये कब शुरू हुई, खोली गई थी? 1969 में। जेएनयू की मैं बात कर रहा हूँ, एक पेपर में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस बार बीएचयू पूछा जा रहा तो मे भी हो सकता है अगली बार जेएनयू पूछा जाए कि कब बनी थी या कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इसका नाम है। 1969 में जो है ये ओपन की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये शायद आज का हमारा, हाँ बिल्कुल, ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न भी है। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को जो है वो जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। एक प्रश्न आता है कि जजिए कर जो है दोबारा से किसने लगाया था? दोबारा से किसने लगाया था? किसने लगाया था? औरंगजेब ने ही री इम्पोज किया था जजिए कर को। एक और आता है कि बीबी का मकबरा किसने बनाया है? तो बीबी का मकबरा भी किसने बनाया है? औरंगजेब ने ही बनाया है। और कहाँ है ये? औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। मैं यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ, नोट जरूर कर लीजिएगा इसको। और अगर हम बात करें अकबर की, तो अकबर जो है 1542 में, 1552 में, ऑप्शन सी में आप लोग देख पा रहे होंगे, 1542, माफी चाहूँगा, 1542 में जो अकबर का बर्थ होता है। और 1556 में जो अकबर गद्दी पर बैठता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1556 में। अब 1556 से एक और क्वेश्चन याद आ रहा होगा कि 1556 में जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है। 1526 में पहली लड़ाई होती है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर जीत जाता है। 1556 में दूसरी पानीपत की लड़ाई होती है अकबर और हेमू के बीच में। मेजरली जो अकबर 1556 में ही जो है गद्दी पर बैठा था, लेकिन अकबर ने जो है वो पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी नहीं थी, उसकी सेना ने लड़ी थी। और उसका जो सेनापति था वो था बैरम खां, और ये लड़ाई जो है वो अकबर जीत जाता है और हेमू जो है वो हार जाता है। 1556 में जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में। और अगर हम बात करें अकबर का जो बचपन का नाम है, ये भी पूछा जाता है। अकबर का बचपन का नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर में प्रश्न इस प्रकार से भी बनता है कि अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ है? तो अकबर का जो मकबरा है वो है सिकंदराबाद में, आगरा में। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदराबाद में है और आगरा में है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें औरंगजेब के मकबरे की, तो ये औरंगाबाद में ही है, महाराष्ट्र में ही है। ये मकबरे जरूर पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं थोड़ा सा जोर डाल के ही बोल रहा हूँ। हुमायूं का बात करें तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। और जहांगीर की बात करें तो जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में है। अगर हम बात करें बाबर का, तो बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में है, अफगानिस्तान काबुल में है। इंपॉर्टेंट है ये मकबरे, पेपर में पूछे जाते हैं और कन्फ्यूजन भी बहुत रहता है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। कहाँ कहाँ बताया मैंने? हुमायूं का बताया आपका दिल्ली में, जहांगीर का लाहौर में, बाबर का काबुल में अफगानिस्तान में, और अकबर का बताया मैंने आपका सिकंदराबाद आगरा में। औरंगजेब का कहाँ बताया मैंने? औरंगाबाद ही महाराष्ट्र में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जाते हैं यहाँ से। उम्मीद है आप लोग काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।